राधे राधे। चलो स्टार्ट करिए। पिछली वीडियो में यहाँ तक देख लिए थे कॉफ़ी उपी के बारे में। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हे भगवान, हे राधे कर्नाटक। चलो पढ़ा करो पीछे जी। ध्यान देंगे। अरे दाल के उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। मतलब दाल उत्पादन के लिए कैसी होनी चाहिए वहाँ की जलवायु। तो भारत देश के दाल के उत्पादन और उपभोक्ता विश्व में सबसे आगे है। यानी उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है, उपभोक्ता मतलब खाने वाला की भी संख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दाल में यही सब फसलें आती हैं। दालें खरीफ और रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। ऐसा भी है कुछ कि खरीफ में भी होता है और रबी में भी होता है, दोनों। अरहर, मूंग और उड़द आदि खरीफ फसलें हैं। देखो अरहर मतलब रहर है, मूंग और उड़द ये जब धान रोपाता है तो रोपा जाता है बरसात उरसात में, ये होता है। जबकि चना, मटर और मसूर आदि क्या है? रबी फसल है। दालों को उत्पादन बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1986 में। कब? 1986 में। 86-87 में शुरू किया गया, पर इसके परिणाम संतोषजनक नहीं है। मतलब स्टार्ट तो किया गया था लेकिन इससे कुछ को परिणाम कुछ खास नहीं मिला। दाल का छाल के क्या लिखेंगे यहाँ पे? दाल। दाल का कटोरा मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कटोरा कहने का मतलब कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है ना। धान का कटोरा, चावल का कटोरा, उसी तरीके इसका दाल का कटोरा, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखो मध्य प्रदेश में दाल भी सबसे ज़्यादा होता है, सोयाबीन भी सबसे ज़्यादा होता है और वन का क्षेत्रफल भी, वन भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। यह प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है इसमें, है ना। यह की जगह पे यह भी लिखा था कि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसल है। तो इस तरह से लिख लेंगे, कॉपी अपना मिलाते चलोगे। प्रमुख भौगोलिक दशाएं। तो तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस वही बात है। वर्षा की मात्रा 40 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिट्टी दोमट होनी चाहिए। अन्य भी मिट्टी में होगा लेकिन दोमट हो तो ठीक है। ठीक है। गन्ना के उत्पादन में भौगोलिक दशाओं का लिखे। गन्ना के उत्पादन के लिए कैसी भौगोलिक दिशा होना चाहिए? तो ये बात पढ़े थे कि गन्ना बांस की प्रजाति का एक पौधा है। गन्ना किसके प्रजाति का है? बांस के। और बांस क्या होता है? बांस एक प्रकार का घास होता है ना, जिससे मीठा रस निकलता है और इससे गुड़ तथा चीनी तैयार किया जाता है। भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? गन्ने का जन्मभूमि। यह एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। मतलब गन्ना, और उसमें बिहार में बहुत ज़्यादा पहले गन्ना होता था और हम लोग के यहाँ भी गन्ना होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है उतना। कोई खेती नहीं करना चाह रहा, इसमें मेहनत ज़्यादा है। क्या? गन्ना में क्या है? मेहनत ज़्यादा है। इसको लगाने के बाद भी कोड़ना उड़ना पड़ता था। और हम लोग छोटे थे तो दूसरे यहाँ जाके तूड़ तूड़ के उख लेके आते थे। एक बोझा दो बोझा तूड़ के रखते थे साल में। हम लोग का खेत नहीं तो दूसरे तो पहुँचा देते थे नानी उनी गाँव, यहाँ नहीं होता है। अब तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। उतना कहाँ हो रहा है, देख ही नहीं रहा है थोड़ा सा। यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वाला क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेश में इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है और यह अनेक प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। किंतु गहरी दोमट मिट्टी, इसमें जल की प्रवाह अच्छा रहता है और उसकी कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। माने गन्ना के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसकी फसल मिट्टी की उर्वरता को जल्दी समाप्त कर देता है। माने गन्ना रोपने पे क्या होगा? मिट्टी के जो है उर्वरता शक्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए गन्ना में देखते हो 2 से 3 बार खाद मारा जाता है, यूरिया यूरिया देखते हैं बहुत ले जाता है। इसलिए
इसकी खेती में काफी मात्रा में खाद की जरूरत होती है। अखाद्य फसलें, अखाद्य फसलें यानी जिसे नहीं खाया जाए, उसमें पहला कहा जाएगा रबर। रबर कोई खाने की चीज है? नहीं है। अखाद्य, खाद्य मतलब खाने वाला, अखाद्य मतलब है बिना खाने वाला, नहीं खाने वाला। तो भारत में इसकी बागानी कृषि 1880 में ट्रवनकोर और मालाबार में प्रारंभ हुआ। देखो मालाबार जो तट है, इधर भारत के नक्शा देखोगे, हाँ, तो नीचे जो है ये केरल, यहाँ दिख रहा है ये केरल, अरे नहीं दिख रहा है इसमें, ये केरल, ये कहलाता है मालाबार। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे लगाना चाहिए भारत का नक्शा अक्सर, ताकि बताया जाए। व्यावसायिक उत्पादन 1902 में ही आरंभ हुआ था। रबर भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है और इसके उत्पादन के लिए अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। पूछा जाए रबर भारत में कहाँ होता है, तो याद रखेंगे क्या चीज ये, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो गाय नहीं क्या लिखेंगे, गारो पहाड़ियों में इसकी कृषि होती है। तो केरल याद रखना है। इस तरह से होता है रबर की खेती। देखो पेड़ में से निकलता है दूध जैसा। ठीक है, रेशेदार फसलें, वैसे फसलें जिसमें रेशे हो, जैसे कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत के 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। इसमें प्राकृतिक क्या लिखे हैं, देखो तो कॉपी में ऐसे ही लिखे हैं। ये क्या लिखा है पूरा, प्राकृतिक रेशम, रेशम के कीड़े को कोकून से प्राप्त होता है। यहाँ मिस्टेक कर दिया। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तों को खाकर बड़ा होता है। शहतूत मतलब, शहतूत के पत्ता देखा है, तोत के पत्ता ही देखे हैं, तोत, उसी को शहतूत बोलते हैं, उसी का पत्ता खाता है ना। किंतु प्रथम 3 रेशेदार फसलें मिट्टी में उगाई जाती है, जैसे कपास। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह कच्चा माल प्रदान करता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होगा, कपास। यह उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधा है तथा प्रमुखतः इसे 220 दिन पाला रहित, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कितना दिन कपास को पाला रहित। पता ना, ठंडा आलू में पाला मार दिया है, ठंडा ज्यादा होता है तो पाला रहित होना। लावा निर्मित काली मिट्टी भारत में कपास उत्पादन में बहुत उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास के लिए क्या है, अच्छी मिट्टी पाए मानी जाती है। पूछा जाएगा किस मिट्टी में होगा कपास, तो काली मिट्टी। ठीक है, और काली मिट्टी महाराष्ट्र में इधर ज़्यादा मिलता है, तो महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। और भी राज्य है, 4-5 पढ़ना है इसमें, क्योंकि यह अपने अधिक समय तक नमी बनाए रखती हैं। तेज और चमकीली धूप कपास के पौधे को बढ़ने में सहायता देती है। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है और इसे पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगता है। ये एक खरीफ फसल है। कपास कैसी फसल है, खरीफ फसल है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र, नाम याद रखेंगे आप, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के प्रमुख प्रमुख उत्पादक राज्य है। इतने राज्यों में क्या होता है, कपास। और मान लो ज़्यादातर ये देगा महाराष्ट्र को, है ना, पहले नंबर पे है ना। जूट, जूट, कपास के बाद जूट भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसे सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। बाढ़ के मैदान में
जब हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण होता है तो इसमें जूट की फसल बहुत अच्छी होती है। इसकी अन्य आवश्यकताएं गर्म एवं गर्म एवं जलवायु है तथा रेशा तैयार होने के बाद इसे सड़ने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। नदी का जल प्रवाह इसकी खेती के लिए उपयुक्त दशा प्रदान करता है। पारंपरिक रूप से जूट द्वारा रस्सी, चट एवं बोरा आदि बनाया जाता है। इसका पैकिंग में उपयोग किया जाता है। अब इससे वस्त्र एवं आकर्षक दस्तकारी की चीजें भी बनाई जा रही हैं। आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया आने लगा है इसका दस्तकारी, मतलब हाथ से बनाया हुआ चीजें भी बनाई जा रही है जिनका देश विदेश में काफी मांग है। देखो ये है पटसन। क्या है? पटसन यानी कपास। इसको इतना ही बड़ा बड़ा होता है, इसका पतइया खाने पे कांट लगता है। हम लोग पहले खाते थे, है ना, होता था। इसको तोड़ के खाओगे इसके पतइया तो खट्टा टाइप का लगेगा। हाँ, खट्टा बुझाता ना, हल्का हल्का उस तरह से खट्टा लगेगा, खा लेते हैं आदमी तो। ये जब कटाएगा, हाँ तैयार हो गया ये, इसको काट के पानी में डाल दीजिएगा सड़ने के लिए। सड़ जाएगा। इसका डंटा बहुत मजबूत नहीं होता है, एकदम कंडा जैसा और मुलायम होता है डंटा। यहाँ से आप इस तरह का इसका रेशा निकालिए और इसका तैयार कीजिए डंठल। इसके बाद ये देखो दस्तकारी से बनाया हुआ। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति मतलब, हाँ, दूध में क्रांति। ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति को क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई। भारत में श्वेत क्रांति के जनक याद रखेंगे, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन? वर्गीज कुरियन। ये याद रखेंगे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि को निम्न उत्पादकता के कारण को लिखे। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जनसंख्या में वृद्धि, भूमि का विघटन, उत्तम बीज, उत्तम सिंचाई, उत्तम उर्वरक, मानसून का धोखा देना, पूंजी का अभाव, सालों भर काम का अभाव, कृषि उत्पादक उचित मूल्य न मिलना और आधुनिक कृषि तकनीक सीमित उपयोग करना। इस तरह से कुछ कुछ लिख सकते हैं। व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है? व्यापारिक कृषि जो व्यापार के लिए किया जाए, निर्वाहक जो जीवन को चलाने के लिए कृषि किया जाता है उसे क्या कहेंगे? जीवन निर्वाहक कृषि। इसी के बारे में जानना है। वैसा कृषि जिसका उत्पादन व्यापार की दृष्टिकोण से किया जाए जिसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। जैसे चाय, कॉफी, रबड़। इसमें किसान नए नए तकनीक का प्रयोग कर फसल उत्पादन करते हैं। निर्वाहक कृषि, वैसा कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह मतलब जीवन को चलाने के लिए ना, वह निर्वाहक कृषि कहलाता है। इसमें पूंजी की अभाव और किसानों की स्थिति दयनीय होती है। डायरी कोई शब्द नहीं है, क्या है? दयनीय। क्या है? दयनीय मीन्स खराब, है ना, जैसे गेहूं, धान, मक्का। स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं? स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान करना, है ना, उसी को क्या बोलेंगे? स्थानांतरित, स्थानांतरण। इसमें झूम कृषि, काटो जलाओ कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? झूम खेती या काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जाने जाता है। जिसमें पेड़ पौधे और झाड़ी को काटकर आग लगा दी जाती है। कोई स्थान ऐसा हो जहाँ क्या हो, पेड़ पौधा हो, झाड़ी हो, तो उसे काट कर क्या लगा देना है? आग लगा देना है। और उस स्थान पर जो खेती किया जाता है जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, नागालैंड में किया जाता है। ठीक है। रोपण कृषि क्या है?
यह एक प्रकार का व्यापारिक कृषि होता है जिसे बागवानी कृषि भी कहा जाता है। इसमें कुशल श्रमिक के द्वारा बृहद पैमाने पर फसल का उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय, कहवा, गन्ना, कॉफी, केला इत्यादि। पूछा था इसमें रोपड़ फसल कौन है? देख लो, ये रोपड़ फसल है। चाय भी, कहवा भी, गन्ना भी और कॉफी भी और केला, ये सब क्या है? रोपण फसल है। एग्जाम्पल कोई भी आ सकता है। भारतीय कृषि में किस प्रकार के सुधार लाया जा सकता है? पूछ रहे कि भारतीय कृषि में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। लिखेंगे कि भारतीय कृषि में निम्नलिखित उपाय कर सुधार लाया जा सकता है। एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे। पहला पॉइंट, सरकार को किसानों के लिए उत्तम बीज, ये सरकार उपलब्ध कराए क्या? अच्छा क्वालिटी का बीज ना, सीड। उत्तम उर्वरक एवं अच्छे सिंचाई का प्रबंधन करना चाहिए। ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन देना चाहिए। आजकल बहुत लोग देखे होंगे, ये बड़का बड़का वो जो धनवा काटने वाली है लेते हैं ना, ये सब क्या मिलता है? सब्सिडी मिलता है किसानों का। अगर उसका 20 लाख दाम है तो 10 लाख का मिल जाएगा, है ना, किसानों का। और उसके बाद आप कम भी पैसा देंगे तो 4% 3% ब्याज पे मिलता है। तो वही बोल रहा है कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सबसे सस्ते ब्याज दर, है ना, पर लोन देना चाहिए ताकि वो खरीद के क्या करे? कृषि कार्य कर सके। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना चाहिए। कुल कृषि भूमि का लगभग 75% भूभाग पर खदान फसल लगाया जाए। कोई भी चीज़ 100% तो उसमें 75% खदान, मतलब खाने वाली चीज़ें लगाया जाए कि उसकी कमी ना हो। टेलीविजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक करना चाहिए। इस पे भी बहुत अच्छा, अगर मतलब जैसे सरकार ठीक है एजुकेशन पे ध्यान दे रही है, इस पे भी, कृषि पे भी अलग से ध्यान और दिया जाए और अच्छा हो सकता है ना। पशुपालन का अर्थ। पशुपालन शब्द की उत्पत्ति पशु एवं पालन से हुई है। इसमें पशु का तात्पर्य है उन आर्थिक महत्व वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी व घोड़ा आदि, है ना। पशु तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब थोड़ी ना पालता है। नीलगाय नहीं पालता है जी, नहीं। वैसे पशु जिसका आर्थिक महत्व वाले जानवर। देखो, कभी तो तभी तक वैल्यू है जब तो आपका आर्थिक महत्व है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। जैसे गाय, भैंस, बकरी व घोड़ा आदि, जिसका उपयोग हम अपनी विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे दूध, मांस, श्रम, मनोरंजन आदि के लिए उपयोग करते हैं। जबकि पालन शब्द का अर्थ है खान पान, प्रजनन एवं देखभाल करने से लगाया जाता है। अर्थात शाब्दिक अर्थों में पशुपालन का अर्थ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से खान पान, प्रजनन एवं देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। द एंड हो गया। यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। चलिए बताएंगे, फटाफट निकाल लीजिए अपना। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? एग्जैक्ट आंसर बताना है। हाँ, 19.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? मैंने प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष एकदम डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। 53.8% यही लगाया हो ना। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? प्रति कितना है? 5 से 7%। भारत में कुल भूभाग का दक्कन का प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन क्या है 4 नंबर मालूम है?
भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है? इस प्रकार है 43%। क्वेश्चन सही से लिखा है ना? भारत में लगभग 2/3 यानी 2/3 लोग की जीविका का आधार है कृषि हो जाएगा। झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? गहन, शुष्क, स्थानांतरित कृषि या रोपण? तो क्या हो जाएगा? स्थानांतरण। अभी पढ़े थे स्थानांतरण में क्या चीज? झूम कृषि। भारत के किस राज्य में सोपनी यानी सीढ़ी नुमा प्रचलित है? सीढ़ी नुमा वहां पे होता है जैसे पहाड़ों पे, है ना? तो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। झूम खेती भारत के किस भाग में होता है ना? भारत के किस भाग में होता है? तो ये पूर्वोत्तर भाग में होता है, मिजोरम में। निम्नलिखित में कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि या बागवानी? रोपण कृषि। इनमें कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? प्रारंभिक में ट्रैक्टर का नहीं काम है ना जी? शुरुआती में क्या होगा? ट्रैक्टर। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? चाय, कपास, गेहूं, धान। तो चाय है ना? केला भी था ना इसमें, रोपण में भी। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूं। गेहूं होगा। क्या होगा? गेहूं नहीं है। रबी फसल की बुआई किस माह में की आरंभ हो की जाती है? रबी कब होता है? रबी के मतलब गेहूं। गेहूं रोपाता है अक्टूबर नवंबर में, दुर्गा पूजा टाइम, है ना? जायद फसल के उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद कब होता है? गर्मी में ना? गर्मी में तरबूजा, खरबूजा, उसका पूरा खानदान वाला, हाँ, ललमी, खीरा, ये सब कब होता है? सब यही गर्मी होता है, गर्मी में। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ क्या हो जाएगा? चावल। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी हो जाएगा मोटा अनाज, कपास, चना, दाल। मोटा अनाज क्या हो जाएगा? मोटा अनाज। चना भी हो जाएगा, चना भी एग्जैक्ट दिख रहा है। हाँ, गेहूं के मोटा रबी फसल, ठीक है। निम्न में खरीफ की फसल कौन है? खरीफ क्या हो जाएगा? चावल। अच्छा, मक्का भी है, कपास, इनमें सभी, तो बिल्कुल इनमें सभी लगा सकते हैं। जब भी इनमें सभी तो करके चारों देख लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगी? पहल के गड़बड़। मान लो रंगने वाला है 4 गो, अब पहले पढ़े पहले ही देख के रंग देते, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में ना गलती हो जाएगा। ये सुधार ही नहीं सकता आदमी, तो पूरा पढ़ ही लेना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ज्वार, धान, गेहूं, जूट। गेहूं हो जाएगा क्या चीज? रबी फसल। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? नहीं है। रबड़ है, गन्ना है, धान, चाय। रोपण में ये चारों उदाहरण था ना? रबड़ था ही। अच्छा, गन्ना नहीं था क्या? गन्ना भी था उसमें। हाँ, यहाँ पे गन्ना काट के गेहूं लिख लेते। क्या लिख लेते? गेहूं। इसी को सही कर लेते, है ना? वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना गलती आ जाएगा, तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा लिखने में। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? आने वाली फसल, खाद्यान्न फसल सबसे ज्यादा। अरे बहुते चावल खाता है, भात भात। चावल कैसी फसल है? हरी फसल है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल। इस राज्य में धान की सिंचित क्षेत्र अधिक है? सिंचित मतलब सिंचाई वाला क्षेत्र। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। गेहूं के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान? दूसरा। पहला स्थान कौन सा? चीन का, है ना? प्रथम लगा दिए।
द्वितीय लगाना है भारत का, प्रथम चीनियान के। किसका? चीनी। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु। गेहूं फसल है रबी। कैसी है? रबी। निम्न में कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? मोटा अनाज का फसल नहीं है। ज्वार, बाजरा, गन्ना, रागी। तो गन्ना मोटा अनाज का फसल नहीं है। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो ज्वार की सबसे अधिक कहाँ खेती? ज्वार कहाँ होता है? बजड़ा। महाराष्ट्र। भारत में बजड़ा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? बजड़ा सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो बजड़ा सबसे ज्यादा होगा राजस्थान। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में क्या मिलता है? प्रोटीन। दाल में मुख्यतः प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन की कमी से एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं क्वाशियोकर। निम्न में कौन दालहन फसल नहीं है? चना, बजड़ा, मसूर, उड़द। दलहन मतलब दाल वाली। अब बाजरा की दाल थोड़ी होता है। बाजरा का दाल खाया है का? अब बाजरा का दाल खा रहा है तू? अरे कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत में महाराष्ट्र। तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन में प्रथम स्थान है। पहले अगर राज्यों में था तो पहले राजस्थान था, फिर उत्तर प्रदेश हो गया। मूंगफली उत्पादन में भारत किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? मूंगफली याद रखेंगे, गुजरात। नमक। नमक। नमक भी गुजरात में होता है। और कुछ इस पे ट्रिक था, नहीं याद आ रहा है क्या। नमक भी होता है गुजरात में, मूंगफली भी होता है। सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? देख लेना एक बार, फिर क्रॉस चेक करके। बुक में अपना उत्तर प्रदेश है ना, एक पहले राजस्थान था, फिर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। देखो ये क्या है, चेंज होने वाला क्वेश्चन है। मान लो कभी ज्यादा वो कर दिया खेती, हो सकता है ना। स्टैटिक जीके में नहीं आता है ये। सरसों किस प्रकार की फसल है? तो सरसों तिलहन वाली फसल है। इसमें ठीक है, ये नहीं बदलेगा। तिलहन है तो दलहन कबो ना है। चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था? ब्रह्मपुत्र घाटी में, असम में भी चाय होता है। अधिक दिनों तक वर्षा के वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है? चाय। किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता है? चाय। अ, यहाँ पे कहवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहवा। चाय तो ऑप्शन में है नहीं, चाय होता तो चाय लगा लेते। ठीक है, देख लेंगे। चाय किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? कि चाय में ऐसा क्या होता है कि जो पीने के बाद ताज़ा महसूस करना, तो ताज़ा होले इन क्या होता है? इन। और कॉफ़ी में कैफीन। कॉफ़ी में कैफीन। और खैनी में निकोटिन, है ना। खैनी खा के ताज़ा हो जाता है ना। हाँ। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चीन। क्या होगा? चाय चीन है कि भारत है? चाय चीन, ठीक है। उपभोक्ता ज़्यादा है भारत में। भारत में सबसे अधिक चाय निर्यात किस पतन से किया जाता है? कोलकाता। निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है? तंबाकू, कॉफी, चना, मूंगफली। क्या हो जाएगा? कॉफी। निम्न में कौन सा एक कॉफी की किस्म नहीं है? रोबास्टा, यूरेबिका, लिबेरिका नहीं था।
यूरेबिका और एबिका, ये 3 वो था, एक नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य, कॉफी कहाँ होता है? इसमें पूछा पूर्वोत्तर में, ये क्या हो जाएगा पूर्वोत्तर में? त्रिपुरा। भारत में कहवा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? क से कहवा, क से कर्नाटक, याद रखेंगे। भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? 80 में, 1880 में। निम्न में कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? बागवानी फसल क्या नहीं है? आम, संतरा, केला, कपास। कपास कोई बागवानी फसल थोड़ी है। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आमे न दिया होगा, आम सही है, आम हो जाएगा। आम के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। यहाँ से बढ़िया बढ़िया आम का किस्म होता है और यहाँ से दूसरे ठे जाता है। हम लोग तो ससुरा छठवा मिलता है। जैम, जेल, स्क्वैश इत्यादि कच्चा माल क्या हो जाएगा? फ्रूट्स, फल। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक, काजू कहाँ होगा? काजू केरल में। केरल में रबड़ भी होता है, ठीक है। भारत के किस राज्य में गरम मसालों की खेती की जाती है? क्षेत्र पूछ रहा है, क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र मतलब मसालों की नगरी किसे कहते हैं? मसाला सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरल। कहाँ होता है? केरल। भारत की नारियल प्रदेश, नारियल प्रदेश केरल। इनमें से कौन सी फसल रेशेदार, रेशेदार में आ जाएगा जूट। इनमें कौन सी रेशेदार फसल नहीं है? गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। कपास निम्न में से कौन सी फसल है? कपास है खरीफ। कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? भारत को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। कपास की खेती के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए? 210 दिन। उजला सोना, व्हाइट फाइबर कपास, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर जूट। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती पश्चिम बंगाल। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? 83 से 84। पहला हुआ था 66 67 या 67 67 देता है, 66 67 याद। हार्वेस्टर थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? कृषि कार्य में। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद शहर है जो मूसी नदी किनारे है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर। जोधपुर है राजस्थान में। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है नियमित मानसून। अनियमित मानसून हो सकेगा, सौर ऊर्जा का अभाव, रासायनिक खादों की कमी, बाजार का अभाव। यहाँ पे अनियमित लगा लोगे, क्या लगाएंगे? अनियमित मानसून। ऑपरेशन फ्लड, डेयरी से, दूध से, किससे? दूध से। दूध उत्पादन में विश्व में भारत कौन सा स्थान? प्रथम। यहाँ पे कौन सा, ये वाला? बाढ़ नियंत्रण नहीं भाई, डेयरी बोले ना। डेयरी विकास, दूध, दूध से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड दूध से है।